जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। और ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, ये उसका जो हम इसमें राज्यपाल करा रहे थे और राज्यपाल का हमने एक पार्ट इसमें करा दिया था। अब राज्यपाल के अंतर्गत और जो जो चीज़ थी उनके बारे में, यानी कौन कौन से प्रावधान थे उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, यदि आपने राष्ट्रपति को नहीं पढ़ा है तो आप पहले राष्ट्रपति को पढ़िए, क्योंकि अगर आपने राष्ट्रपति को अच्छे से समझ लिया तो ये समझिए आपको राज्यपालों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो हमने राष्ट्रपति में पढ़ा है वही बातें राज्यपाल में भी पढ़नी है। बस कुछ दो चार बातों का अंतर होगा, वो मैं अंतर आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी को यदि आप तुलनात्मक तरीके से पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपके लिए याद रखने में आसानी होगी और आपके लिए हर तरीक़ा से बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, यदि आप संघीय कार्यपालिका को पढ़ रहे हो तो उसी के साथ राज्य की कार्यपालिका को भी पढ़िए। जैसे कि यदि राष्ट्रपति को पढ़ा है तो तुरंत राज्यपाल को ख़त्म करिए, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं राज्यपाल से जो जो चीज़ बन सकती है, फैक्ट बन सकते हैं, कंसेप्ट बन सकते हैं, उनको कराऊं और आप तुलनात्मक तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बचे हुए पोर्शन के बारे में, क्योंकि हमारा पहला पार्ट आ गया था और राज्यपाल के पहले पार्ट के बारे में हमने ये बताया था राज्यपाल की मतलब ये कह सकते हैं स्थिति क्या होती है राज्य में। दूसरी बात, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इनके बारे में हमने अपने पहले पार्ट में चर्चा की थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। और अब ये हमारा उसी चैप्टर का अगला पार्ट है, यानी कि राज्यपाल का ये पार्ट 2 है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे हम। जैसे कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां कौन सी होती हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे हम विस्तृत रूप से। और आपसे बार बार मैं यही कह रहा हूं, आप राष्ट्रपति को सामने रखिए और राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल को पढ़ेंगे तो आपका राष्ट्रपति भी कवर होगा और राज्यपाल तो कवर हो ही जाएगा, ठीक है। दो चार बातों का ही अंतर है, नहीं एज इट इज सेम है। बस कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को ज़्यादा दी गई हैं और राज्यपाल को वो शक्तियां नहीं दी गई हैं। जैसे कि अंतर बता दूं हल्का सा, जैसे कि कुछ सैनिक शक्तियां, यानी कि अगर सपोज करो यदि सेना ने किसी को मृत्युदंड दिया है तो राष्ट्रपति उसको भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के लिए सैनिक संबंधी शक्तियों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, जो कूटनीतिक स्तर पर जो वार्ता होती है, ठीक है, तो उनके बारे में राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं, राज्यपाल को शक्तियां नहीं दी गई हैं। एक और हम अंतर देखें, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी की मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं, उनका अगर दंड अगर कठोर है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको और आसान कर सकते हैं। यानी कि यदि किसी को 20 वर्ष की सजा है तो 10 वर्ष की कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं। बस आपको इतनी बात मोटी मोटी याद रखनी है। चलिए हम अपने मूल चैप्टर पे आते हैं। देखो, संविधान ने राज्यपाल के लिए कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, कुछ विशेष शक्तियां दी हैं कि जिस प्रकार से केंद्र में यानी कि संघ में राष्ट्रपति जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल काम करता है। क्योंकि हमारे संविधान में क्या हुआ था, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था और संसदीय व्यवस्था में क्या था कि 2 स्तरीय सरकार होती है, यानी कि एक तो केंद्र स्तर पर सरकार होगी और एक अलग अलग राज्यों में सरकार होगी। तो केंद्र के स्तर पर उसे बोलेंगे हम संघ और राज्यों में जो होगा उसे बोलते हैं राज्य सरकार, ठीक है। तो राज्य सरकार में जो राज्य सरकार का जो मुखिया होगा, अगर हम राजनीतिक स्तर की बात करें तो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। लेकिन यदि हम देखें कि राज्य का अगर संवैधानिक मुखिया कौन होगा तो राज्यपाल होता है। ऐसे ही राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। और यदि हम राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे देश के। इतनी बात क्लियर है आपकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो संविधान ने राज्यपाल को कुछ कार्यकारी शक्तियां दी हैं। देखो, कार्यकारी शक्ति का मतलब क्या होता है, कार्यकारी शक्ति का मतलब होता है राज्य में कुछ विशेष व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो क्या करते हैं, राज्य का जो कार्य संचालन करते हैं, यानी कि कामकाज को देखते हैं, करते हैं, नियम कानूनों को लागू करवाते हैं। तो कुछ बॉडी होती हैं, उनकी नियुक्ति संबंधित राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं और राज्यपाल किस किस को राज्य में नियुक्त कर सकता है,
इन सबको ओवरऑल मिलाकर क्या बोल देते हैं, कार्यकारी शक्तियां। क्लियर हुआ? यानी कि राज्य में जो प्रशासन संबंधी और नियम कानूनों को किस प्रकार से लागू करना है, ठीक है, और कानूनों को बनाना है, तो इन सब की जो एक रूपरेखा तैयार होती है वो किस तरीका से तैयार होगी, यानी कि राज्यपाल किस किस व्यक्ति को किस किस काम के लिए नियुक्त करेगा, तो ये सारी शक्तियां होती हैं, ये कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? देखो, राज्यपाल के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं मैं सबसे लास्ट में कराता हूं। राष्ट्रपति के भी आर्टिकल मैंने सबसे लास्ट में ही कराए थे और राज्यपाल के भी आर्टिकल लास्ट में ही कराऊंगा। तो देखो, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत पहला काम क्या है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य और औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। यानी कि राज्य सरकार के जितने महत्वपूर्ण काम होते हैं, ध्यान रखना, राज्यपाल के राज्य में जितने महत्वपूर्ण काम होते हैं सारे राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। यानी कि अगर कोई भी नियम कानून लागू होता है तो वो राज्यपाल के नाम से ही लागू होता है। कैसे? क्योंकि अगर किसी राज्य में विधानमंडल है और विधानमंडल में विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है, लेकिन सपोज करो वहाँ विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा ने कोई नियम कानून बनाया, पारित करके राज्यपाल के पास भेजा, और जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो अधिनियम कानून नहीं बनेगा। तो जब कानून बन जाता है, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद जो लागू होता है वो राज्यपाल के नाम से ही लागू होता है। सॉरी, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अगला पढ़ते हैं, वह नियम बना सकता है, उसके नाम पर बनाए गए आदेश पर कैसे कार्य होगा। ठीक है, यानी कि वो इसके नियम भी बना सकता है कि कार्य को किस किस तरीके से करना है, इसके भी राज्यपाल ही नियम बनाएगा राज्य में। क्लियर है? हाँ। अगला पॉइंट देखते हैं हम, वो राज्य सरकार के लेन देन को सुविधाजनक और मंत्रियों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। यानी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ठीक है, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा और कितने विभाग मिलेंगे, इसके लिए नियम राज्य में राज्यपाल ही बनाता है। और केंद्र में कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। तो यही बात इसमें लिखी हुई है। अगला है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल की कौन सी शक्ति होती है? विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, ठीक है, कूटनीतिक शक्ति या फिर अन्य कोई शक्ति। ध्यान रखना, राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं या फिर अन्य मंत्रियों को जो नियुक्त करते हैं वह राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति कहलाती है। इतना ही आपको याद रखना। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट या तो इससे जोड़कर क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर इंडिविजुअल यानी अकेले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है, आपको ये भी याद रखना है कि कार्यकारी शक्ति में राज्यपाल के कौन कौन से कार्य आते हैं। और इंडिविजुअल पूछता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, और राज्य में मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राज्यपाल ही करता है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं हम, राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति एक महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। ठीक है, केंद्र में एक महान्यायवादी होता है। वो कौन होता है? वो भारत सरकार का एक वकील होता है। यानी सपोज करो किसी व्यक्ति ने यदि भारत सरकार पर कोई केस कर दिया तो भारत सरकार कोर्ट नहीं जाएगी। कौन कोर्ट आएगा? भारत सरकार का जो सहयोगी है, वो भारत सरकार का वकील है, महान्यायवादी, वो भारत सरकार की तरफ से कोर्ट में जाएगा और केस को देखेगा। बात क्लियर हुई? इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति ने सीधे राज्य सरकार पर कोई केस कर दिया तो राज्य सरकार सीधा मुख्यमंत्री या फिर अन्य कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाएंगे, उनके द्वारा भेजे गया कोई व्यक्ति कौन होगा? राज्य का महाधिवक्ता होगा। यानी कि महाधिवक्ता क्या करता है? राज्य में महाधिवक्ता संविधान पर किस किस प्रकार से अगर मतलब ये कानूनी रूप से सलाह देता है। क्लियर हुई? यानी केंद्र में कानूनी सलाह कौन देगा? महान्यायवादी। और राज्य में जो राज्य की कार्यपालिका को यानी कि राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को सलाह कौन देगा? महाधिवक्ता। इतनी बात आपको याद रखनी, यानी कि सरकारी वकील होता है। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करता है। यानी कि राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य में चुनाव कराता है ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल करता है।
स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करता है पर हटाता राष्ट्रपति है। एक बात ध्यान रखना, जैसे कि यूपीएससी जो एग्जाम लेता है उसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, तो मतलब ये जो ए ग्रुप की पोस्ट होती है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? संघ लोक सेवा आयोग की, राष्ट्रपति के द्वारा। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उनके अध्यक्ष और जो मेंबर उसमें होंगे तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन ध्यान रखना, उनको हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। यानी कि राज्य लोक सेवा यानी कि स्टेट पीसीएस के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार तो राज्यपाल को है, लेकिन हटाने का अधिकार किसको दे रखा है? राष्ट्रपति को दे रखा है। इस पर आप स्टार लगा लेना कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार किसको दे रखा है? राष्ट्रपति को दे रखा है। आपको इतनी बात याद रखनी है। अगला है, मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या विधायी मामलों की जानकारी ले सकता है। यानी कि ये राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्ति के तहत मुख्यमंत्री से कहेगा कि ये मेरी कार्यकारी शक्ति है और इस शक्ति के तहत आप कौन सा कानून बना रहे हो क्या, और आप मतलब कौन सा नियम बना रहे हो, उनसे संबंधित मुझे जानकारी दो। और विधायी मतलब कौन सा कानून बना रहे हो, नियम बना रहे हो, कौन सा विनियमन बना रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मतलब अब जो भी कार्य कर रहे हो राज्य में उन सब की जानकारी राज्यपाल को देनी अनिवार्य है मुख्यमंत्री के द्वारा, जब राज्यपाल द्वारा मांगी जाए तब, ठीक है। ये उसकी कार्यकारी शक्ति होती है। अगला है, राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकालीन सिफारिश करता है। ध्यान रखना, जो राज्यपाल जब राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं कि माननीय जी राज्य में क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य सरकार जो है वह क्या कर रही है, वह संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही और आप ऐसा करिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो यह जो राज्यपाल की शक्ति होती है यह कार्यकारी शक्ति होती है। एक और आता है अनुच्छेद 365, जब आप पढ़ोगे उसमें क्या होता है, यदि केंद्र ने कोई निर्देश दिया, ठीक है, केंद्र ने कोई निर्देश दिया राज्य को कि आपको यह काम करना है और राज्य क्या करे, वो काम नहीं करना चाह रहा, तब भी राज्यपाल क्या करेंगे, अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग करेंगे और केंद्र को लिखकर भेज देंगे, यानी कि राष्ट्रपति को लिखकर भेज देंगे कि माननीय जी ये केंद्र की जो नियम आदेश जो आपने भेजे थे उनका पालन नहीं हो रहा है और आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ठीक है। तो राज्यपाल द्वारा जब राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति शासन की, तो यह कौन सी शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति होती है। अगला है, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति करता है। यानी कि उस राज्य में जितनी यूनिवर्सिटी होंगी ना उनका कुलाधिपति स्वयं राज्यपाल होता है और जो अन्य जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। आपको इस पर स्टार लगा लेना है। यानी कि राज्य के जो जितने विश्वविद्यालय होंगे, सपोज करो हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इनके जो कुलपति होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कुलाधिपति राज्यपाल स्वयं होता है। अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल स्वयं होता है। क्लियर। अगला देखो, ये ही हमारी कार्यपालिका जो कार्यकारी शक्ति है, ठीक है। यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति है, कार्यकारी शक्ति क्लियर हुई। अब हम अगली ओर बढ़ते हैं, यह है हमारी विधायी शक्ति, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी विधायी शक्ति। ध्यान रखना, विधायी का मतलब क्या होता है, विधायी का मतलब होता है कानून बनाने में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, या फिर जब कानून बनता है तब राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, राज्यपाल विधानमंडल में क्या क्या कर सकता है कानून बनने के दौरान, ये सारी राज्यपाल की विधायी शक्तियां होती हैं। क्लियर। अगला देखो, अब देखो, राज्य विधायिका का सत्र बुलाना और विघटित करना। यानी कि राज्य की जो विधायिका है, यानी कि जो राज्य की जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको बुलाना, ठीक है, और विधानसभा को भंग करना, ठीक है, विधानसभा को भंग करना, विघटन करना, ये सारे अधिकार राज्यपाल के विधायी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैंने डिटेल में राष्ट्रपति के बारे में सारी चीज बताई है, आपको एक बार उस पर जाकर जरूर वीडियो देखनी है। अगला है पहले सत्र को संबोधित करना। यानी कि जो वर्ष का जो पहला सत्र होता है वह राज्यपाल के नाम से ही संबोधित किया जाता है, यानी कि उसको राज्यपाल ही संबोधित करते हैं। राज्यपाल क्या बोलते हैं, राज्यपाल ये बोलते हैं कि इस वर्ष राज्य की जो सरकार है उसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण नीतियां हैं उनके बारे में थोड़ी बताते हैं। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि राज्य का जो पहला सत्र होता है उसको संबोधित करने का अधिकार किसको है। उसमें मुख्यमंत्री भी होगा, ठीक है, मंत्री भी होगा, राज्यपाल भी होगा, ठीक है, और महाधिवक्ता भी होगा। ध्यान रखना, राज्यपाल को टिक करोगे आप, क्योंकि विधानमंडल के जो पहला सत्र होगा उसको संबोधित करने का अधिकार राज्य में राज्यपाल को ही दिया गया है। अगला देखो, जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह किसी और सदस्य को कार्यवाही के लिए कह सकता है। देखो, यदि किसी राज्य में क्या होता है, विधानसभा होती है। अब विधानसभा जो होती है तो विधानसभा में क्या होता है, एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो बनते हैं वो विधानसभा के सदस्यों के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुनकर 2 व्यक्तियों को बना दिया जाता है। क्लियर हुई बात। अब क्या हो, विधानसभा का सत्र चल रहा हो और उस समय स्थिति ऐसी आ जाए कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो भी अपने पद पर उपस्थित ना हो और विधानसभा में जो उपाध्यक्ष है वो भी उपस्थित ना हो, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल के पास यह अधिकार है विधायी शक्ति के अंतर्गत कि वह विधानसभा से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को उस कार्यवाही के लिए नियुक्त कर दे, ताकि जो विधानसभा का जो कार्य संचालन हो रहा है उसको बेहतर तरीके से हो पाए। क्लियर। देखो, हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना डिटेल में चले जाओ कि एग्जाम से इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि आपको इस तरीका से पढ़ना है कि एग्जाम भी निकल जाए और आपकी समझ भी उस लेवल की बन जाए। क्लियर। अब देखो, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 भाग को नामित कर सकता है। यानी कि किसी भी राज्य में 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। तो इन विधानसभा और विधान परिषद बनकर मिलता है विधानमंडल, ठीक है। ये हो गया हमारा विधानमंडल। ये इसके 2 पार्ट है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक है। अब देखो, विधानसभा में जो सदस्य बैठते हैं उन्हें जनता चुन करके भेजती है, यानी कि उनको आप MLA बोल देते हो, ठीक है, विधायक बोल देते हो, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, ठीक है। यानी कि विधानसभा में कौन बैठेंगे, आपके द्वारा यानी जनता द्वारा चुने गए विधायक। और विधान परिषद में कौन बैठेंगे, ध्यान रखना, विधान परिषद में कुछ सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कुछ सदस्य कौन है, यानी कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 भाग को नामित कर सकता है। यानी कि राज्यपाल अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत, ठीक है, विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या होगी, आप सपोज करो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो, 100 हो, 50 हो, 150 हो, 200 हो, जो जितनी भी संख्या हो उसका 1/6 भाग नामित यानी कि नॉमिनेशन करने का अधिकार किसको दे रखा है, राज्यपाल को दे रखा है। कारण क्या है, कारण वही है जैसे कि आप देखते होंगे, हमने आपको कराया था, राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसी विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ताकि कुछ बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग क्या राज्यसभा में बिना चुनाव लड़े सीधे आ जाएं। इसीलिए विधान परिषद में कुछ पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी व्यक्ति, ठीक है, क्या हो, बिना चुनाव लड़े सीधे विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे और जो नीतियां बनेंगी, कानून बनेंगे, उनमें अपना योगदान देंगे। क्लियर हुई बात। इसीलिए आपको इस पर स्टार लगा लेना है। यानी कि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है। कहां, विधान परिषद में। यहां पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखना, आपको इतना याद रखना, 1/6 सदस्यों को कुल विधान परिषद की जो सीट है उनका 1/6 सदस्य नामित करने का अधिकार किसको दे रखा है, राज्यपाल को दे रखा है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। अगला है, एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, यानी कि एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। देखो, केंद्र में तो ये प्रोग्राम खत्म हो गया है और राज्य में भी मुझे लगता है खत्म ही हो गया होगा। अब देख लेना एक बार। देखो, एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन वो होता है जैसे कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, मतलब जिसकी मां तो भारतीय होगी, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, इसकी भारत का व्यक्ति है, तो उसकी मां तो भारतीय होगी लेकिन उसका पिता यूरोप के किसी देश का नागरिक होगा। क्लियर हुआ। क्योंकि हमारे देश में क्या था, अंग्रेजों का शासन था, तो बहुत सारे यूरोपीय कंट्री के जो अंग्रेज थे वो हमारे देश में आए, उन्होंने हमारी भारतीय महिलाओं से शादी की और संतानें उत्पन्न हुई, तो उन संतानों को बोल देते हैं एंग्लो इंडियन। यानी कि उसकी मां तो इंडियन होगी, उसका पिता यूरोप के किसी देश का अंग्रेज होगा, उसे बोलेंगे हम एंग्लो इंडियन। यानी कि उस पुत्र को क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। आपको इतना याद रखना है। लास्ट है इसमें, विधानसभा सदस्य की निहरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करता है। देखो,
अगर किसी व्यक्ति को विधायक बनना है यानी कि एमएलए बनना है, तो उस व्यक्ति में अगर वो योग्यता नहीं है, वो व्यक्ति योग्य है चुनाव लड़ने के, तो इस बात की कह सकते हैं, मतलब सिफारिश कौन करेगा कि ये एमएलए, ये अमुक व्यक्ति जो है ये चुनाव लड़ने के लिए उपयोगी नहीं है या फिर ये अर्हत नहीं है, तो ध्यान रखना उसके लिए क्या करेगा, चुनाव आयोग से सिफारिश करेगा और राज्यपाल का फैसला अंतिम होगा। ध्यान रखना, यानी कि विधानसभा सदस्य के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इस मुद्दे पर विचार करने का अधिकार संविधान ने राज्य में राज्यपाल को दे रखा है, लेकिन बस निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श कर लेगा और उसको क्लियर कर देगा। अब देखो, राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधायक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा जब किसी विधेयक को जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है उनके बारे में। यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ विधायक लिख दिया, लेकिन विधायक का मतलब एमएलए होता है, लेकिन यहाँ विधायक नहीं, विधेयक है। विधेयक का मतलब क्या होता है, कानून बनने से पहले जो कच्चा प्रोसेस होता है कानून का, उसे विधेयक बोल देते हैं। विधेयक पर जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून। क्लियर। अब देखो, अगर राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती हैं। यानी कि विधानमंडल ने किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया। अब राज्यपाल के पास कौन कौन सी विधेयक पर अपनी कैसे सहमति असहमति निरस्त करने की कौन कौन सी शक्तियां होंगी, उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो, किसी विधानमंडल ने क्या हुआ, उस विधेयक को पारित किया और राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया, तब क्या होगा, वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है। यानी कि अगर उसने विधेयक को पढ़ा, समझा, स्वीकार कर लिया तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून। अगर उसने अपनी स्वीकृति यानी कि अपने हस्ताक्षर रोक दिए तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि राज्यपाल ने उस विधेयक पर अपनी असहमति प्रकट कर दी तो विधेयक तुरंत समाप्त हो जाएगा। यानी कि यहां तो उसे सहमति दे दे तो पारित होकर क्या बन जाएगा, कानून। असहमति दे दे तो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अगला क्या है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर बिना संशोधन के विधानसभा वापस कर दे तो उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। यानी कि अब उसको ये लगे कि नहीं भाई, ना तो मुझे पहली बार में इसको राइट क्लिक करना है और ना इसको खत्म करना है, अब मैं क्या करता हूं, इनसे ये बोल देता हूं कि आप इस पर दोबारा पुनर्विचार करिए। ठीक है, दोबारा पुनर्विचार करिए, आप इसमें को संशोधन करिए, फिर उसके बाद मेरे पास आइए। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि राज्यपाल ने एक बार उनसे पुनर्विचार के लिए कह दिया तो वो विधेयक दोबारा विधानमंडल में वापस आएगा। ठीक है, अब विधानमंडल क्या करेगा, विधानमंडल उस पर या तो कुछ संशोधन कर दे या फिर दोबारा बिना संशोधन करे उसे दोबारा राज्यपाल के पास भेज देगा। तो राज्यपाल इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। क्लियर हुआ। यानी कि पुनर्विचार के बाद जब विधेयक राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास दोबारा आता है तो दोनों ही राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित करने के लिए यानी कि उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यही बात इस पर लिखी है। अब राज्यपाल के पास एक पावर स्पेस, ध्यान रखना, ये 3 पावर राष्ट्रपति के पास भी स्पेशल है। यानी कि उस पर सहमति दे दे, असहमति दे दे या पुनर्विचार के लिए कह दे। क्लियर हुई बात। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति में हमें एक अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है, यदि राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक पर ना तो अपनी सहमति दे, ना असहमति दे, ना पुनर्विचार के लिए बोले, फिर क्या करे, उस विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से रिजर्व कर दे। यानी कि उसे राष्ट्रपति के लिए भेज दे पारित कराने के लिए कि राष्ट्रपति जी इस पर आप विचार करिए। क्लियर हुई बात। लेकिन राष्ट्रपति के पास 3 ही पावर हैं, या तो सहमति देंगे या असहमति देंगे या फिर पुनर्विचार के लिए बोलेंगे, लेकिन वो रिजर्व नहीं कर सकते। लेकिन राज्यपाल के यहाँ से एक शक्ति बड़ी हुई है, इस पर स्टार लगा लेना। राज्यपाल क्या करेगा, उस विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से रिजर्व कर लेगा कि मैं इस विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करूंगा, ना इस पर असहमति प्रकट करूंगा, ना आपको पुनर्विचार के लिए वापस करूंगा, मैं इसे राष्ट्रपति के पास भेजूंगा। अब राष्ट्रपति देखेंगे इस पर हस्ताक्षर करना है या पुनर्विचार के लिए भेजना है या इसे खत्म करना है।
क्लियर हुई बात। अब देखो, अब राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल किस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, यानी कि जो कानून राज्य विधानमंडल ने बनाया है वह क्या हो, संविधान में उपबंध दिए गए हैं उनके विरुद्ध हो, यानी कि उनसे संविधान से वो कानून मेल नहीं खाता हो। अगला डीपीएसपी यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके विरुद्ध हो। क्लियर हुई बात। अगला है देश के हित के विरुद्ध हो, यानी कि वो कानून जो बनाया जा रहा है वो देश के हित में ना हो। अगला है राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो, यानी कि वो पूरे देश का महत्व का कोई विषय हो, तो उस विषय पर भी राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को रिजर्व कर देंगे। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, ठीक है। ये आपको बस 3-4 पॉइंट याद रखने, यानी कि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण, यानी कि संपत्ति को अधिग्रहण यानी कि संपत्ति को अपने कब्जे में लेने संबंधित कोई विधेयक हो तो इस विधेयक पर भी क्या कर सकते हैं, यानी कि अध्यादेश ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इतनी सारी कंडीशन जो हैं, यदि इनसे मेल खाता है तो ठीक है, यदि मेल नहीं खाता है तो राज्यपाल क्या करेगा, उस विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से रिजर्व कर देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपकी। अगला है राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग आदि की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करता है। यानी कि ध्यान रखना, राज्य वित्त आयोग यानी कि जो राज्य का जो फाइनेंस कमीशन होता है, यानी कि ये देखता है कि कहां से कितना टैक्स आया है, ठीक है, और कितना टैक्स हमको भी किस किस को देना है, ठीक है, कितना पैसा किसको देना है। तो राज्य वित्त आयोग ये काम करता है, यानी कि जो पंचायतों को पैसा कितना मिलेगा, कितना टैक्स आया है, तो इन सब का देखरेख कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। एक होता है लोक सेवा आयोग, जो राज्य में पीसीएस की भर्ती कराता है ना, एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, दोनों आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये क्या करते हैं, इनकी रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। आई बात, राज्य वित्त आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन दोनों ने पूरे साल में क्या किया है और क्या नहीं किया है, तो इन सारी रिपोर्ट को राज्यपाल कहां रखवाएगा, विधानसभा या विधानमंडल में रखवाएगा। देखो, मैं विधानमंडल या विधानसभा क्यों बोल रहा हूं एक शब्द में, क्योंकि ध्यान रखना 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, लेकिन जो बाकी राज्य हैं वहां पर विधान परिषद नहीं है। इसलिए मैं विधानसभा या विधानमंडल को एक ही मानकर आपके सामने बता रहा हूं, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है तो वो विधानसभा में रखवाएगा, और जहां विधान परिषद नहीं है वह विधानमंडल में रखवाएगा। एक ही बात है, ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो आज हमने विधायी शक्तियों को देखा है। देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन था, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा बताना पड़ा। अब अगला जो हमारा जो वीडियो आएगा, हम उसमें राज्यपाल की जो अन्य शक्तियां हैं उनको कवर करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।